हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि लुईस बिंदु संरचनाएं कैसे लिखी जाती हैं, उनके लिए क्या नियम होते हैं, वैद्युतसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है या क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि सरल अणुओं का लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है या उनके लिए लुईस स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि लुईस स्ट्रक्चर रखने के लिए दो एटम्स के बीच जब दो एटम्स मिलकर आयन का निर्माण करते हैं तो उन एटम्स के हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। जैसे हमने Cl2 का बनना देखा था, Cl2 के अणु का निर्माण, यानी कि जब क्लोरीन के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो Cl2 का एक अणु बनाते हैं। तो हमने बात की थी कि Cl और Cl यानी कि क्लोरीन 17 होता है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका भी 287 होगा। तो दोनों के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तभी ये ऑक्टेट रूल के अनुसार अपना अष्टक पूरा कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इससे भी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में कि उनका कैसे हम लुईस रिप्रेजेंटेशन या लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणु एवं आयनों के बीच जब आबंधन किया जाता है तो बॉन्डिंग तभी होगी जब वे अपना अष्टक पूरा करेंगे, एक दूसरे इस प्रकार से बॉन्ड बनाएंगे कि दोनों एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें। ठीक, यद्यपि यह चित्रण अणु में मॉलिक्यूल्स में आबंधनता उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है, परंतु उसके आधार पर अणु के विरचन कि अणु कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसको तथा उसके गुणों को बहुत अधिक सीमा तक समझाने में सफल है। अतः अणु की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं लुईस बिंदु संरचनाएं लिखने के लिए। पहला स्टेप है, लुईस बिंदु संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के कुल योग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वह आप जानते हैं कि बैलेंसी ऑर्बिट या बैलेंसी सेल मतलब अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है, या 8 में से जितने उसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको घटाकर उनकी नंबर को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे CH4 यानी कि मैथेन अणु में हम देखें तो कुल 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 8 कैसे? क्योंकि CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। मीन्स कि CH4 की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हैं। ये इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय संरचना कहलाएगी। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि 2 और 4। इस पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। तो ये चारों हाइड्रोजन अपने चारों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन को देंगे तो अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। इस प्रकार CH4 अणु की लुईस स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, हम जानते हैं कि पॉजिटिव आयन का मतलब होता है जितने उस पर पॉजिटिव आयन है उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और या कैटायन एनायन का मतलब होता है जितने उसमें नेगेटिव आयन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उसमें वृद्धि हो रही है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के ऋणायनों के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, जबकि धनायनों या कैटायनों के लिए इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है, क्योंकि कैटायन का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम कार्बोनेट आयन को देखें, कार्बोनेट यानी कि CO3 2 नेगेटिव आयन को, तो कार्बोनेट आयन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हम जानते हैं इसके लिए इन कार्बन और ऑक्सीजन के बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे। कार्बन में 4 होगी और ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो इसमें 6 होगी।
6 और 4 10, कुल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब 2 नेगेटिव आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12। आगे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग में हमने देखा कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 6, 6 4 10, 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजक इलेक्ट्रॉनों से 2 अधिक हैं, वो आप जान ही रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। यदि हम NH4 आयन को देखें, NH4 यानी कि अमोनियम आयन को, तो अमोनियम आयन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 और 5, 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन को देखें तो अब देखिए स्टूडेंट, 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कुल हो जाएंगे 7 और 4 11। एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो 11 में से 11 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। यानी कि हम उस मॉलिक्यूल को देखते हैं और मॉलिक्यूल किन किन एटम से मिलकर बना है उन एटम को देखते हैं। फिर उन एटम में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ दिया जाता है। यदि उस पर पॉजिटिव आयन है तो उन इलेक्ट्रॉनों को घटा दिया जाता है, यदि वो नेगेटिव आयन है तो उन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है। आगे देखो बच्चों, उसी प्रकार संयुक्त होने वाले परमाणु के रासायनिक प्रतीकों, केमिकल सिंबल तथा अणु की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ जुड़कर अणु बना रहे हैं या आबंधित हैं, इस बात का ज्ञात होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित शेयरिंग युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। यानी फिर सभी को देख लेते हैं फिर और उनकी शेयरिंग कर लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला केंद्रीय परमाणु का स्थान होता है। देखिए स्टूडेंट, जहां पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी या मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की क्षमता कम है, जबकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताएगी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता अधिक है। मैंने आपको फ्लोरीन का एग्जाम्पल बताया था और 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीन्स कि फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणु सामान्यतः टर्मिनल पोजीशन पाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा इस डॉट 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 के साइन से दिखाया जाता है। यदि हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाएं और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है H और F के बीच। तो देखिए स्टूडेंट, इधर H डॉट 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 F, इधर को भी डॉट 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 F आप लिख सकते हैं। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फिर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से HF की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट 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 के साइन से डिनोट करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, यदि हम NF3 और कार्बोनेट नेगेटिव आयन की बात करें तो यहाँ पे यदि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो इसका सेंट्रल आयन जो सेंट्रल एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, बाकी इस पे 3 फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े होंगे, इस प्रकार से 3 फ्लोरीन जुड़े होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, या नीचे जुड़ सकता है, तो ये नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होगा। उसी प्रकार यदि हम कार्बोनेट की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि कार्बोनेट कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसको यदि हम इसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, 6 4 10 और 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें वृद्धि हो रही है तो 12 हो जाएगी टोटल। और CO3 में कार्बन इसका सेंट्रल मेटल आयन होगा यानी कि सेंट्रल आयन होगा, बाकी C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है C डबल बॉन्ड O।
सिंगल बॉन्ड O, CO3 नेगेटिव। आगे देखिए स्टूडेंट, एकल आबंधु यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए जहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सिंगल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, और यही दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जहां पे मैंने बोला था डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का मतलब है दो और दो चार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब है चार इलेक्ट्रॉनों से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ आयंस की हमने इस प्रकार से लुईस स्ट्रक्चर लिखी है। ये हम H2 की बात करें तो H2 यानी कि H और H सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को हमने ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे स्टार ये बताता है कि प्रत्येक हाइड्रोजन अपने अगले वाले यानी कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है, यानी कि 1s2 ड्यूप्लेट धारण कर लेता है, H सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन O2 की संरचना देखें तो O डबल बॉन्ड O। अब देखिए स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन का मतलब है कि 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन उस पे होने चाहिए, तो इसको हमने इस प्रकार से दिखा दिया, 2 4 2 4 4 4 हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। परसों भी हमने बात की थी, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, तो 2 4 6 8, फिर यहाँ भी 2 2 4 और 4 8, चार चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इसकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर को देखें तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 2 8, फिर 4 और 2 6 2 8, दोनों ने शेयरिंग की और अपना अष्टक पूरा किया। यदि ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बच्चों, ओजोन यदि हम ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन हमें पता है कि O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के द्वारा जुड़ा है। जहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो चार इलेक्ट्रॉन, तो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, बाकी दो दो अपना अष्टक पूरा, फिर दो दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस प्रकार से दिखा रखे हैं, 2 2 4 और 2 6 2 8, इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करते हैं। वही NF3 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है ऊपर भी। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस प्रकार की यदि हम इसकी संरचना को देखें तो NF3 यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो चार, दो इसके 6 दो इसके 8, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ने अपना अष्टक पूरा किया। उसी प्रकार CO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन को 8 चाहिए होते हैं, 2 2 4 2 6 2 4 6, फिर यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 2 4 6, फिर अपना अष्टक पूरा कर दे रहा है। यहाँ पे देखें तो दो डबल बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन से, 4 और 2 6 2 8, 2 4 6, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ पे देखिए 2 4 6, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार तीनों ऑक्सीजनों ने अपना अष्टक पूरा किया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें तीन तो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन यानी कि 2 और 5, इसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन तीन है, तो ऑक्सीजन तीन है यानी कि तीनों ऑक्सीजनों को आठ आठ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन तो एक ही है, हाइड्रोजन एक ही है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन को देखो 2 2 4 यानी कि तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, एक हाइड्रोजन का है ही, तो इस प्रकार से पांच देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। एन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब दो दो चार इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 2 8, फिर यहाँ पे देखिए इस वाले नीचे वाले ऑक्सीजन की बात करें तो 2 4 6 2 8 यानी कि नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, फिर 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन ने भी अपना अष्टक पूरा किया। फिर इस ऑक्सीजन ने भी 2 तो 4 तो 6 2 8, क्योंकि हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड से उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस प्रकार से यदि हम इस वाली स्ट्रक्चर को देखें तो ये आप देख सकते हैं दूसरी वाली स्ट्रक्चर।
दूसरी स्ट्रक्चर ये है बच्चों HNO3 की लुईस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 2 8, फिर 2 4 6 एक ये, इसका मतलब ये ऊपर वाले सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपना अष्टक पूरा कर लिया इसने 8। फिर 2 2 4, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 6, और इस सिंगल बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8। इस ऑक्सीजन ने भी 8 कर ली, इस ऑक्सीजन ने भी 8, इस ऑक्सीजन ने भी 8, और नाइट्रोजन ने भी 8, और हाइड्रोजन को तो जरूरत है नहीं, इसलिए इस प्रकार से लुईस स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। कल हम अन्य एग्जाम्पलों की मदद से इस कंसेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद।